सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, आज हम एक ये नया बुक है वो स्टार्ट कर रहे हैं और वो बुक है कक्षा 9 की मैथ्स। कक्षा 9 की मैथ्स। और आप जानते हैं कि इस बार कक्षा 6 से 9 और 11वीं कक्षा का जो है सिलेबस है वो चेंज कर दिया गया है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा, राजस्थान सरकार के द्वारा। और वो सारा सारा सिलेबस अब एनसीईआरटी बेस होगा। और अब जो हमारी जो कक्षा 9 की कक्षा 6 से 9 और 11वीं की जो बुक्स हैं वो एनसीईआरटी बेस होगी। हमें एनसीईआरटी की बुक्स पढ़नी है, हमें ये जो राजस्थान बोर्ड की बुक्स है हमें नहीं पढ़नी है। हालांकि ज़्यादा इतना अंतर नहीं है, फिर भी कंटेंट का अंतर है, प्रश्नों का अंतर है। तो आज हम कक्षा 9 मैथ्स की बुक को स्टार्ट कर रहे हैं। उसका जो पहला अध्याय है संख्या पद्धति, तो उसके बारे में हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगेगा। मैं आपको बताने देना चाहता हूँ कि आप सोचेंगे कि सर कि अभी तक तो है पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते आ रहे थे, अब मैथ्स पर कैसे आ गए। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मेरा जो मूल सब्जेक्ट है वो मैथ्स है। मैथ्स के रूप में मैं है इससे पहले पॉलिटिकल साइंस का लेक्चर बनने से पहले मैं 9 साल मैथ्स के टीचर रह चुका हूँ। और मैथ्स से ही कहे मेरी है मेरे अध्ययन की जननी है, मैथ्स मेरा जुनून है। ये बात अलग है कि पॉलिटिकल साइंस से में रुचि होने के कारण है पॉलिटिकल साइंस की वीडियो दिए। अब है मैथ्स पर हम चलते हैं। आवश्यकता है इस समय की, तो हम मैथ्स को कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा पहला लेसन है संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति में हम देखें कि आज हमें क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ेंगे परिमेय संख्या। आज हम पढ़ेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या पढ़ने से पूर्व हमें कुछ अन्य चीज़ों की जानकारी की आवश्यकता है। और वो कौन है? प्राकृत संख्या हैं, वो है पूर्ण संख्या हैं, पूर्णांक हैं। ये क्या होते हैं? परिमेय संख्याओं में पूर्णांक का उल्लेख होता है, इसलिए हमें पूर्णांकों के बारे में पहले जानना जरूरी है। और पूर्णांकों के बारे में जानने से पहले ज़रूरी है कि हम प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या पढ़ें। तो ये है क्या, इसके बारे में हम अगर जानें तो सबसे पहले हम लेते हैं प्राकृत संख्याएं। तो प्राकृत संख्याएं हैं जिसको हम n से भी लिखते हैं। आखिर होती क्या है? तो प्राकृत संख्याएं क्या होती है कि वे संख्याएं जो क्या चीज़ वे संख्याएं जो गिनती के काम में आए वो क्या कहलाती है? प्राकृत संख्याएं कहलाती है। उनको हम अंग्रेजी में नेचुरल नंबर भी कहते हैं। हम देखते हैं कि जो प्राकृत संख्या है, हम देखते प्रकृति में जो भी जितनी भी वस्तु हैं उनको गिनने में काम आए, चाहे वो नदी हो, पहाड़ हो, झील हो, या व्यक्ति हो, घर हो, मकान हो, झोंपड़ी हो, इनको अगर हम गिनती करें इनकी तो कहाँ से शुरू करेंगे? हम वो गिनती शुरुआत करेंगे, गिनती की हम शुरुआत करेंगे वो एक से ही हम करेंगे। कहाँ से शुरुआत करेंगे? हम उसकी गिनती एक से ही शुरू करेंगे। और फिर एक से आगे हम बढ़ते जाएंगे, 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट। तो ये हम देखते हैं डॉट डॉट, ये 3 जो डॉट आते हैं, हम मैंने 4 लिखा है सुविधा की दृष्टि से लिखा है, परंतु ये डॉट 3 ही होते हैं। कितने डॉट होते हैं? 3 ही डॉट होते हैं। 3 डॉट का अर्थ होता है कि क्रम से आगे बढ़ना, क्रम से आगे ऐसे ही चल रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है, डॉट 3 ही है, हमें ऐसे सुविधा की दृष्टि से हमने लिख दिया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब एक छोटा सा प्रश्न बन रहा है जिसका आपको आंसर देना है। और वो प्रश्न है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है? सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है? आशा करता हूँ आप उसका उत्तर है जान चुके होंगे। कमेंट बॉक्स में उसका आंसर ज़रूर देंगे। अगली जो हमारे जो है अध्ययन बिंदु है वो है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या है? तो पूर्ण संख्या हम पढ़ें तो प्राकृत संख्याओं में अगर हम क्या करें, क्या जोड़ दें? आप यहाँ से देख सकते हैं कि प्राकृत संख्या में अगर हम क्या जोड़ दें? शून्य जोड़ दें। क्या जोड़ें? शून्य जोड़ दें, शामिल कर दें, तो हमें जो प्राप्त संख्या होगी वो क्या कहलाएगी? पूर्ण संख्या कहते हैं, संख्या प्राप्त होगी। उनको हम अंग्रेजी में वोल नंबर भी कहते हैं। अंग्रेजी में इनको क्या कहते हैं? वोल नंबर कहते हैं। पूर्ण संख्याओं को हम डब्ल्यू से भी प्रदर्शित करते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि इनको डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू है। जो भी है प्राकृत संख्या में हम एन से प्रदर्शित करते हैं, तो एन भी क्या है? कैपिटल ही है। तो आपको इसका विशेष ध्यान रखना है। तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ से आप देख सकते हैं
कि ये जो जितनी यहाँ से 1 से स्टार्ट हो गई ये सारी क्या है, ये प्राकृत संख्या है, और उसमें क्या जोड़ दिया गया है, 0 जोड़ दिया गया है। तो ये सभी क्या हो जाएगी, ये पूर्ण संख्याएँ हो गई। तो अब अगर हमें ये देखना पड़े, एक प्रश्न बन रहा है, और वो प्रश्न है कि प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में क्या अंतर है। तो आप कमेंट करके इसका आंसर दे। प्राकृत संख्या आप पढ़ चुके हैं, पूर्ण संख्या भी आप पढ़ चुके हैं, तो दोनों का में अंतर क्या है वो आपको अंतर देना बिल्कुल आसान है। आगे हम देखते हैं, आती है संख्याएं धन संख्याएं। तो धनात्मक मान की जितनी भी जो संख्याएं होगी वो सभी क्या कहलाएगी, धन संख्याएं कहलाएगी। प्लस की संख्या जी कह सकते हैं, जैसे प्राकृत संख्या है वो सभी क्या है, धन संख्या ही हैं। जो गिनती में जो काम आती है वो संख्या हमेशा क्या होती है, धन संख्या ही होती है। हम कभी भी हम नहीं कह सकते कि मेरे पास माइनस में 2 रुपये हैं, हमारे जेब में होंगे रुपये तो हम उनकी बता सकते हैं कि 5 रुपये हैं, 10 रुपये हैं, 100 रुपये हैं, परंतु हम ये कभी नहीं कह सकते कि माइनस के 5 रुपये मेरे जेब में पड़े हैं। तो प्राकृत संख्या धनात्मक मान की संख्याएं वो सारी क्या कहलाएगी, धन संख्याएं कहलाएगी। इसके अलावा ऋण संख्याएं होती है। एक ऋण संख्या क्या होती है, जिसका मान कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। जिन संख्याओं का मान कैसा होता है, ऋणात्मक होता है, आगे माइनस लिखा होता है, तो वो ऋण संख्याएं कहलाती है। जैसे -1, -2, -100, -500, ठीक है। ऋणात्मक संख्याओं के, यहाँ से देखिए, ऋणात्मक संख्याओं के बड़े मान की जो ऋण संख्या है वो छोटे मान की ऋण संख्या से सदैव क्या होती है, छोटी होती है। यानी ऋणात्मक मान में हम देखें तो जितनी बड़ी संख्या है उसके आगे माइनस का चिन्ह लग गया तो वो उतनी ही ज़्यादा छोटी हो जाएगी। अगर हम बात करें यहाँ ये -1 है और ये -10 है, इन दोनों में बात करें कि कौन सी बड़ी है, तो अब 1 और 10 में बात करें तो हम देख सकते हैं 1 और 10 में है 10 बड़ा है, परंतु इनके आगे अगर माइनस लग जाए तो स्थिति पूर्णतः चेंज हो जाएगी। माइनस लगते ही बड़ी संख्या उतनी ही कम हो जाती है, उतनी ही छोटी हो जाती है। तो यहाँ पर हम देखें माइनस में जो छोटी संख्या होगी वो बड़ी होगी और बड़ी संख्या वो क्या होगी, छोटी होगी। तो -1 और -10 में क्या होगी, -1 बड़ी संख्या है। यहाँ हम एक संख्या पद्धति का उल्लेख करना चाहेंगे कि एक ये संख्या पद्धति है, उसमें हम देखेंगे सॉरी इसके लिए हम क्या करेंगे, अभी पूर्णांक में चलते हैं, वहाँ पर हम इसको और देखेंगे। तो हम हमारे यहाँ पर अगला जो है संख्या हम जिसके बारे में अध्ययन करेंगे वो है पूर्णांक। तो पूर्णांक में हम देखें, पूर्णांक को अंग्रेजी में इंटीजर कहते हैं। और ये है क्या, जो हमने पढ़ी थी धनात्मक संख्याएं, शून्य और ऋणात्मक संख्याओं के समुच्चय या समूह को हम क्या कहेंगे, पूर्णांक कहते हैं। यानी पूर्णांकों में है जो प्लस की संख्या वो भी आती है और माइनस की संख्या वो भी आती है, जो 0 है वो भी आता है। और इससे हम क्या करते हैं, आई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, इसको आई से प्रदर्शित किया जाता है। तो आप देख सकते हैं ये आई है, इससे आई से आपको प्रदर्शित किया जा रहा है। और आई इक्वल टू क्या हो गया, आई इक्वल टू हो गया ये -4। यहाँ से हम देख सकते हैं कि बीच में हम 0 लेंगे और 0 के इधर है एक तरफ बाईं ओर है, हम देखें कि ये ऋणात्मक संख्या है, घटते क्रम में जा रही है। जैसे जैसे हम बाईं तरफ जाएंगे इनका मान है घटता जाएगा, और जैसे जैसे हम दाईं ओर जाएंगे तो इसका मान है बढ़ता जाएगा। इसे जेड से भी प्रदर्शित करने, पूर्णांकों को कभी कभी क्या है, जेड से भी प्रदर्शित किया जाता है। तो आप ये ध्यान रखें कि पूर्णांकों को किससे प्रदर्शित किया जाता है, आई से भी प्रदर्शित किया जाता है और जेड से भी प्रदर्शित किया जाता है। आई यानी इंटेजर और जेड से भी जेहलेन, जेहलेन मतलब संख्या होता है, ये एक जर्मन वर्ड है जेहलिन, उससे इसका निर्माण हुआ है, इसलिए इसको जेड से भी प्रदर्शित करते हैं। अब हम एक यहाँ देखें संख्या रेखा, तो संख्या रेखा में हम देखें, मान लो एक कोई संख्या रेखा, तो हम बीच में देखें तो बीच में कौन होगा, 0। अब उस पर हमें बराबर मान अगर हम अंकित करें तो बराबर चिन्ह अंकित करें, संख्या रेखा पर चिन्ह अंकित करें, कट हमने लगाए, 0 के उधर है, बाईं ओर भी हम कट लगाए। तो ये देखिए हम कट लगाएं तो यहाँ पर हम देखें गिनती में 1 प्लस का, 2 प्लस का, 3 प्लस का, 4 ऐसे मान चलते रहेंगे। इधर हम देखेंगे तो ये चीज़ें वो क्या कैसे होगी, -1, -2,
-3, -4, ऐसे हम चलेंगे। तो पूर्णांकों में जो बीच में होता है वो कौन है? शून्य। बीच में कौन है? शून्य है, बीच में है शून्य। हो गया। अब शून्य से इधर दाईं ओर जाएं तो ये प्राकृत संख्या हम कह सकते हैं, धन संख्या कह सकते हैं, वो स्टार्ट हो जाती है। और इस तरफ मान जाएं तो मान क्या होता है? बढ़ता है। ये आप हम पढ़े होंगे संख्या पद्धति के बारे में, छोटी क्लासों में आपने पढ़ा होगा कि शून्य से हम अगर या कहीं से कहीं संख्या पद्धति में हम बाएं से दाएं की ओर जाएं तो हमेशा संख्या का मान बढ़ता है। जैसे हम देख सकते हैं कि यहाँ से तो हमें पता नहीं चल रहा, -4, फिर -3 हो रहा, -2 हो रहा, -1 हो रहा है, तो ये तो कहेंगे सर ये तो मान कम हो रहा है, आप कहोगे। परंतु इधर हम देखें आगे, फिर 0 आ गया, 0 के बाद 1, देखो बढ़ रहा नहीं बढ़ रहा, तो ये मान बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? जो दाईं ओर की जो संख्या होगी वो बड़ी होगी और बाईं ओर की संख्या होगी वो छोटी होगी। तो इससे ऋणात्मक जो संख्या है उनको हम इसी रूप में हम समझ सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि ये जो -1 है, इन सभी ऋणात्मक संख्याओं में क्या होता है? बड़ा होता है। -2 -1 से छोटा होगा, -3 -2 से छोटा होगा, -4 -3 से छोटा होगा, और 0 इन सभी ऋणात्मक संख्याओं से क्या होता है? बड़ा होता है। अब आता है -1 और 1, इसमें बड़ा कौन है? तो आप बताओ, कमेंट में आप आंसर देकर बताएंगे कि -1 और -1 और -1 और 1 में बड़ा कौन है। तो आप कमेंट में इसका जरूर उत्तर दे। इसके बाद में हम जो नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ और संख्याएं रह जाती है जिसे हम देखें सम संख्याएं। तो सम संख्याएं क्या है तो हम उसके बारे में जान ले थोड़ा सा, कि हम अगर इस संख्याओं के बारे में पढ़ रहे हैं तो सम संख्याओं के बारे में भी जान ले। तो जो संख्याएं हैं, देखें, जो संख्याएं 2 से विभाजित हो वो क्या कहलाएगी? सम संख्या कहलाती है। जैसे 2, 4, 6, 8, ठीक है, इकाई। और इनकी पहचान क्या होती है सम संख्याओं की? उसके लिए हमें इकाई अंक देखना होगा। इकाई अंक क्या होता है? 0, 2, 4, 6, 8 हैं किसी संख्या का इकाई अंक। इकाई अंक मान लो कोई संख्या आपको यहाँ दे दे, माना हमने एक कोई संख्या लिख दी 1598, ये लिख दिया। तो इसमें हम देखें इकाई अंक क्या होगा? ये इधर जो लास्ट वाला जो दाएं वाला अंक होता है वो क्या होता है? इकाई अंक होता है। तो ये इकाई हम देखेंगे, ये इकाई अंक क्या है? यहाँ से हम देखें ये 8 है, तो इकाई अंक 8 है, इसका मतलब ये पहचान अंक ही है। तो 0, 2, 4, 6, 8 अगर इकाई अंक है तो वो क्या होगी? सम संख्या होगी। हमें इसमें भाग देने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ जो परिभाषा लिखी जो संख्या 2 से विभाजित है वो सम संख्या है, तो पूरा भाग देने की जरूरत नहीं है। हमें केवल इकाई अंक देखना है कि इकाई अंक अगर 0, 2, 4, 6, 8 हैं तो वो संख्या सम संख्या होगी। या फिर हम ये इसको दूसरे रूप में देख लें कि अगर इकाई अंक 0 है तो, और बाकी अन्य इकाई अंक में अगर 2 का भाग जाता है, 0 हो, इकाई अंक 0 हो तथा बाकी अन्य जो भी इकाई अंक हो उनमें अगर 2 का भाग जाता है तो वो संख्या क्या होगी? सम संख्या होगी। तो देखो 2, 4, 6, 8, ये जितने भी अंक इकाई अंक है उनमें 2 का भाग जाता है। 0 हो और इकाई अंक में 2 का भाग जाए तो वो संख्याएं सम संख्याएं होगी। इससे संबंधित कुछ प्रश्न भी बन रहे कि सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है? आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। 2 क्रमागत सम संख्याओं में कितना अंतर होता है, इसका भी आपको आंसर देना है। आगे हम देखते हैं विषम संख्या। तो विषम संख्याएं क्या है तो इसके बारे में हम जाने। इनको ओड नंबर भी कहते हैं। सम संख्याओं को इवन नंबर कहा जाता है, आप ध्यान रखें। तो विषम संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, यानी 2 का भाग देने पर कुछ ना कुछ शेष बच जाए, और शेष क्या बताओ? 1। तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाएगी? विषम संख्या कहलाती है। सम संख्या में 2 का भाग पूरा पूरा चल जाता है, शेष 0 बचता है। विषम संख्या में 2 का भाग देने पर शेष 1 बचता है। तो ऐसी संख्याएं की को हम किस रूप में लिखते हैं? जो ऐसी संख्या का समुच्चय उसको हम लिखें 1, 3, 5, 7, 9, 11। और इसका पहचान क्या है कि इकाई अंक अगर क्या हो? 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, तो ऐसी इकाई अंक वाली संख्याएं क्या कहलाएगी? विषम संख्या कहलाएगी। हमें ऐसी विषम संख्या ज्ञात करने के लिए हमें देखना होगा इकाई अंक क्या है। तो इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9 है तो वो विषम संख्या है। कुछ प्रश्न बन रहे हैं, आपको उनका आंसर देना है कि सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है? सबसे छोटी विषम संख्या तो आपको बतानी है कि सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है। 2 क्रमागत विषम संख्याओं में कितना अंतर होता है?
कि ये जो दो क्रमांक है, यानी एक के बाद में दूसरी आई विषम संख्या, एक और तीन, उसे तीन और पाँच, पाँच और सात, सात और नौ, ये क्रमांक है, यानी दो कंटिन्यू आने वाले, तो उनमें कितना अंतर होता है, दो सम संख्याएं और विषम संख्याओं में क्या अंतर होता है, तो आप इसका आंसर है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। पूर्णांक हम पढ़ चुके हैं। एक संख्या और होती है भाज्य संख्या, जिनका परिमेय संख्याओं में उल्लेख होता है। तो भाज्य संख्याएं क्या है उसके बारे में हम जाने। तो भाज्य संख्याएं हैं, इनको हम कंपोजिट नंबर भी कहते हैं। तो ऐसी संख्याएं जो एक और शून्य के अलावा अन्य संख्या से विभाजित हो, यानी जिन संख्याओं में एक का भाग तो सभी में जाता ही है, इसके अलावा शून्य का भाग जाता हो, ठीक है, एक और शून्य का तो सभी संख्याओं में स्वतः ही भाग जाता है, परंतु एक और शून्य के अलावा अगर किसी अन्य संख्या का भी भाग जाए, एक और शून्य के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग जाए, तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाएगी, भाज्य संख्याएं कहलाएगी, कंपोजिट नंबर्स कहलाएगी। जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8, 6, 2, 4, 4, 6, 8, 9 और 10 डॉट डॉट ऐसे आगे चलती रहेगी। 4 एक भाज्य संख्या क्यों है, हम इसका आंसर दें कि भाई ये सबसे पहले हमने लिखा है 4, तो 4 एक भाज्य संख्या है, क्यों है, इसका क्या कारण है। तो 4 भाज्य है क्योंकि इसमें हम देखते हैं एक का भाग जाता है, ठीक है, शून्य 4 का भी भाग जाता है, ठीक है। इसके अलावा इससे जो जितने भी छोटी संख्या है, हम देखें 4 से छोटी संख्या कौन सी है, हम देखें 4 से छोटी संख्या 1 है, 3 है, 1 है, 2 है और 3 है, ये 4 से छोटी संख्या है। तो इन 4 से छोटी संख्याओं का इनमें अगर भाग जाता है तो वो क्या होगा, वो 4 भाज्य होगा। तो 4 से छोटी संख्या इनमें से हम देखें 2 का भाग है वो 4 में पूरा पूरा जाता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये 2 क्या है, एक के और शून्य के अलावा अन्य संख्या है, इसलिए हम कह सकते हैं 4 क्या है, एक भाज्य संख्याएं हैं। अब आपके प्रश्न उठता है कि क्या 2 भी भाज्य संख्या है, तो हम 2 के क्रम में हम देखें, 2 के क्रम में हम देखें तो क्या होगा, 2 की 1 का भाग इसमें जाता है, शून्य 2 का भी भाग जाता है, ठीक है, परंतु अब 2 से छोटी संख्या कौन कौन सी है, केवल एक ही है, और एक का तो वो भाग जाता है, वो तो यूनिवर्सल है, नहीं तो भाज्य ना भाज्य है, तो और कोई अन्य संख्या नहीं है, एक और 2 के अलावा कोई अन्य संख्या है ही नहीं, तो उसका भाग कैसे जाएगा, इसलिए 2 क्या हुई, भाज्य नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है। प्रश्न कुछ बन रहे हैं कि 9 एक भाज्य संख्या है क्यों, तो आपको जैसे आंसर दिया है वैसे ही आंसर है देना है, वही एक शुद्ध और अच्छा तरीका है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, तो आप जान चुके होंगे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, हम पढ़ेंगे अभाज्य संख्या के बारे में। अभाज्य संख्याएं जिनको हम कहते हैं प्राइम नंबर, क्या कहते हैं इनको, प्राइम नंबर कहते हैं। तो ये प्राइम नंबर्स है, क्या होते हैं, ऐसी संख्याएं जो एक और शून्य के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं हो, वो क्या कहलाएगी, अभाज्य संख्या कहलाती है। तो भाज्य और अभाज्य में अंतर क्या हो गया कि भाज्य में क्या होता है, एक और शून्य के अलावा अन्य संख्या का भाग जाता है, जबकि अभाज्य में क्या हुआ, एक और शून्य के अलावा अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाता हो, वो क्या कहलाएगी, अभाज्य संख्या कहलाएगी। जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है। उदाहरण के लिए 2 एक अभाज्य संख्या है, क्यों, हमने पढ़ा था, क्योंकि 1 से विभाजित है, ठीक है, मान लिया, 2 से शून्य से विभाजित है, मान लिया, ठीक है, परंतु एक और शून्य के अलावा अन्य किसी संख्या का इसमें भाग जाता ही नहीं है, उससे वो विभाजित होती ही नहीं है, तो भाज्य नहीं हो सकती, वो क्या होगी, अभाज्य होगी। तो 2 एक अभाज्य संख्या है, और हम जानते हैं कि 2 क्या है, एक सम संख्या है, और ये एकमात्र सम संख्या है जो अभाज्य हैं, बाकी अन्य कोई सी सम संख्या है वो अभाज्य संख्याएं नहीं होती हैं। तो प्रश्न कई बार ये पूछा जाता है कि एकमात्र सम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो वह है 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, आंसर होगा 4। भाज्य में 4 से स्टार्ट होती है भाज्य संख्याएं, और अभाज्य संख्या है वो 2 से स्टार्ट होती है। अब आप पूछते हैं कि एक क्या है,
तो एक न तो भाज्य हैं और न ही अभाज्य हैं, तो आपको इसको भाज्य अभाज्य की कैटेगरी से बाहर रखना है। अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 1। इसमें कुछ प्रश्न बन रहे हैं कि 5 एक अभाज्य संख्या है क्यों। जैसे हमने 2 को अभाज्य संख्या सिद्ध किया था, वैसे ही आपको 5 को भी अभाज्य संख्या सिद्ध करना है, बताना है। तो ये एक तरीका है, उससे हम क्या होगा, हमारे नॉलेज है वो ज़्यादा बढ़ेगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो आपको सबसे छोटी अभाज्य संख्या का यहाँ से नाम बताना है। क्या कोई सम संख्या अभाज्य संख्या हो सकती है क्या, तो इसका भी आंसर आप यहाँ से देख सकते हैं कि अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है, उनमें से क्या कोई सम संख्या है, तो हाँ है, तो आपको आंसर बताना है। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अगली जो हमारी संख्या है वो है सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या, तो इनको हमको प्राइम नंबर भी कहते हैं। इनकी भी हमें परिमेय संख्याओं में ज़रूरत पड़ती है। तो ये क्या होती है कि ऐसी दो संख्याएं जिनमें या जो एक के अलावा किसी अन्य संख्या से एक साथ विभाजित नहीं होती हो, यानी उनका विनिष्ट जो गुणनखंड है वो एक ही हो, तो वैसी संख्या क्या कहलाएगी, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे हम बात करें 11 और 13 परस्पर क्या है, सह अभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि हम देखें दोनों में एक के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग जाता ही नहीं है। दोनों एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होते हैं, इसलिए उनको हम क्या कहेंगे, सह अभाज्य संख्या। क्या 5 और 7 भी सह अभाज्य संख्या है, इसका आंसर आपको देना है। क्या 3 और 5 भी सह अभाज्य संख्या है, क्या 3 और 7 सह अभाज्य संख्या है, तो बिल्कुल आपको बताना है कि ये सह अभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि इनमें एक के अलावा अन्य किसी का भाग नहीं जाता है। अब हमारा आता है जो मेन विषय टॉपिक है वो है परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याएं क्या है, तो उनके बारे में हम जाने। तो परिमेय संख्याएं क्या है, परिमेय संख्याएं जिनको इंग्लिश में रैशनल नंबर्स कहते हैं, तो क्या होती है उनकी परिभाषा हम देखें तो परिभाषा क्या है, ऐसी संख्याएं जिन्हें p बटा क्यू रूप में, कौन से रूप में, p बटा क्यू रूप में है लिखा जा सकता हो। जिन्हें किस रूप में लिखा जा सकता हो, p बटा क्यू रूप में लिखा जा सकता हो, उनको क्या कहेंगे, परिमेय संख्याएं कहेंगे। क्या कहेंगे, परिमेय संख्याएं। और यहाँ ये p और q क्या है, p अंश बटा हर है, हम इसको अंश बटा हर के रूप में भी कह सकते हैं। और ये p और q दोनों क्या है, पूर्णांक है। इसीलिए तो हमने क्या कहा था कि हमें पूर्णांक पढ़ना जरूरी है। और पूर्णांक क्या है, पूर्णांक किससे बने, परिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, धन संख्या, ऋण संख्या, इनसी से बना हुआ है, तो इसलिए उनके बारे में हमने पढ़ा। और ये जो है दोनों p और q क्या है, परस्पर सह अभाज्य संख्या है। और हमने सह अभाज्य संख्या भी पढ़ी थी। और सह अभाज्य संख्या क्या थी कि उनमें इस p और q में एक के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता हो, तो वो क्या होगी, सह अभाज्य संख्या होगी। और अन्य शर्त क्या है कि ये जो नीचे वाला हर है यानी q है वो जीरो नहीं होना चाहिए। यानी परिमेय संख्याओं को p बटा क्यू रूप में लिखा जा सकता हो, और नीचे वाला q है वो जीरो नहीं होना चाहिए। p और q है, जीरो के अलावा अन्य जो p है वो तो जीरो हो सकता है, q जीरो नहीं होगा। p और q दोनों पूर्णांक है, परंतु q जीरो नहीं है पूर्णांक में से। प्लस की भी हो सकती है, माइनस भी हो सकता है, परंतु है ये q जीरो नहीं हो सकता। p प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। परिमेय संख्याओं को q से प्रदर्शित किया जाता है। परिमेय संख्याओं को किससे प्रदर्शित किया जाता है, q से प्रदर्शित किया जाता है। तो हम यहाँ दे सकते हैं, जैसे और भी कई परिमेय संख्याओं का उदाहरण देके, ये 4 हो गया, एक परिमेय संख्या है, 1/3 ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। इसके अलावा हम देख सकते हैं 0 परिमेय संख्या है, -6 परिमेय संख्या। अब इनको हम p बटा क्यू रूप कैसे कह सकते हैं, जैसे ये 4 है वो p बटा क्यू रूप क्यों है, क्योंकि 4 इसके बटा में हम इसको लिखें तो इसको बटा p बटा क्यू रूप में कैसे लिख सकते हैं, इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, तो क्या हो 4/1, ये p बटा क्यू रूप है। 1/3 है वो बिल्कुल p बटा क्यू रूप ही है, इसको हमें लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। इसके अलावा हम देखें 0 है, कि 0 को भी p बटा क्यू रूप में लिखा जा सकता है, बिल्कुल हम इसको 0/1 लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं 1 का भाग देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इसके अलावा -6 है, तो -6 है वो भी p बटा क्यू रूप है। कैसे, क्यों, -6 बटा हम 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा आ सकता है, हम बटा में अगर किसी संख्या के कुछ नहीं है तो उसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, तो वो p बटा क्यू रूप में हो जाएगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जितने भी जो पूर्णांक हैं हमने पढ़े हैं, कि चाहे 0 हो या प्लस की संख्या हो, 1 2, ठीक है, जितने भी सारी संख्या है, 3
ये सभी क्या कहलाएगी, ये पूर्णांक, ये भी प्रीमिय संख्या है, क्योंकि इनके सभी के बट्टा में हम क्या लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं। सभी के बट्टा में हम क्या लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं। इसी प्रकार जो माइनस की संख्या हैं, चाहे -1 हो, -2 हो, ठीक है, उन सभी के बट्टा में भी हम क्या लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं। यानी जितने भी जो पूर्णांक है वो सभी क्या होंगे, वो है क्या हो गए, वो सारे के सारे प्रीमिय संख्याएं हो गई। तो हम देख सकते हैं कि समस्त जो पूर्णांक है वो प्रीमिय संख्याएं हैं। पूर्णांकों में जो संख्या रेखा पर जितने भी मान आए हैं वो सारी की सारी क्या है, प्रीमिय संख्याएं हैं। उदाहरण के लिए हम देखें 4 एक प्रीमिय संख्या है। क्यों है, क्योंकि हम 4 का जो p/q रूप है वो क्या है, 4/1 इसमें लिखा जा सकता है, इसलिए 4 क्या है, एक प्रीमिय संख्या है। अब आता है कि शब्द आता है कि तुल्य प्रीमिय संख्याएं क्या है। हमने पढ़ा था, भिन्नों में पढ़ते हैं तुल्य भिन्न, तो उसी प्रकार प्रीमिय संख्याओं में भी तुल्य प्रीमिय संख्या होती है। जिस प्रकार हम एक भिन्न की तुल्य भिन्न निकालते हैं, उसी प्रकार प्रीमिय संख्याओं को भी p/q रूप में लिखकर है अंश और हर को समान संख्या से गुणा कर तुल्य प्रीमिय संख्याएं प्राप्त कर सकते हैं। जैसे 1/2 है, उसको हम क्या करेंगे, अंश और हर को एक समान संख्या से गुणा करते जाएंगे तो क्या होगा, इसकी तुल्य भिन्न प्राप्त हो। जैसे हमने 1/2 को अंश और में हर में 2 से गुणा कर दिया, तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। अगर 3 से गुणा करें, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। तो 4 से गुणा करें तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो ऐसे हम अनेक प्रीमिय रूप से अनेक तुल्य प्रीमिय संख्याएं प्राप्त कर सकते हैं। ये भिन्न ही है, तुल्य भिन्न रूप ही हैं। तो इनका जो उपयोग है कहाँ किया जाता है, इस तुल्य प्रीमिय संख्या का उपयोग है जब किसी प्रीमिय संख्या के बीच में है, हम पढ़ेंगे आगे, अगला जो हमारा टॉपिक होगा कि किसी दो प्रीमिय संख्याओं के बीच में अगर हमें अन्य प्रीमिय संख्या प्राप्त करनी है तो हम क्या करेंगे, उनको तुल्य भिन्न के रूप में है थोड़ा बड़ा लेवल प्राप्त करके है, फिर उनके बीच में बताएंगे कि हाँ इनके बीच में कुछ प्रीमिय संख्याएँ होती हैं। तो वहाँ ये तुल्य प्रीमिय संख्याएँ काम में आती हैं। आगे हम देखें, उदाहरण संख्या 1 है। इसे प्रश्नावली में या किताब में हम देखें, वो पूछा है, उसमें पूछ रहा है कि सत्य और असत्य बताइए। कि पहला प्रश्न पूछ रहा है प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। तो हम देखें पूर्ण संख्या कौन कौन सी होती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। प्राकृत संख्या क्या होती है, एक से लेकर प्राकृत संख्या स्टार्ट होती है। तो वो कह रहा है प्रत्येक पूर्ण संख्या है। तो हम प्रत्येक पूर्ण संख्या को हम लें, तो हम लें एक से लें, एक से अगर हम लें तो हम देखें एक से लें तो वो तो हम देखते हैं कि मिल जाएगा। एक से लें हमारा है काम बन जाए, एक से ये लें तो ये तो सारी सारी क्या है, उसमें बिल्कुल है शो हो रही है कि ये तो एक से अगर हम देखें, इसको इरेज कर देते हैं। तो एक से अगर हम देखें, एक से लेकर ये जितनी भी सारी पूर्ण संख्या है वो किस में शामिल है, प्राकृत संख्या है, हम कैसे बिल्कुल हैं। परंतु अगर हम ये 0 देखें, इस 0 के लिए प्रत्येक पूर्ण संख्या, यानी हमें पूर्ण संख्या में मान लेना, 1 लिया प्राकृत संख्या में बिल्कुल है, 2 लिया प्राकृत संख्या है, 3 लिया फिर यहाँ से प्राकृत संख्या है, 4 लिया वो भी प्राकृत संख्या में, 5 लिया वो भी प्राकृत संख्या में। परंतु अब हम देखें क्या ये 0 इन प्राकृत संख्याओं में है, नहीं है, 0 इन प्राकृत संख्याओं में नहीं है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रत्येक पूर्ण संख्या है वो प्राकृत संख्या नहीं है। इसका उदाहरण क्या है, 0। ये 0 है वो प्राकृत संख्या में नहीं है। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या वो प्राकृत संख्या नहीं होती है। तो हम देख सकते हैं कि शून्य के अलावा प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है, परंतु शून्य है वो प्राकृत संख्या नहीं है। इसलिए हम ये कहेंगे ये कथन है गलत है, असत्य है। क्यों, अब ये केवल ये लिखा होता है पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है, तो हम मान सकते हैं, हम बता सकते हैं सही है। परंतु इसमें लिख दिया प्रत्येक पूर्ण संख्या, तो प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है। नोट, इसका अगर हम उल्टा पढ़ें कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती हैं, तो बिल्कुल सही है। हम देखें 1 है इसमें आता है, 2 है उस पूर्ण संख्या में आता है, 3 है पूर्ण संख्या में आता है, 4 है, 5 है। तो इस प्रकार सारी अन्य आगे वाली संख्या है वो बिल्कुल आती रहेगी पूर्ण संख्या में। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या वो पूर्ण संख्या होती है, परंतु प्रत्येक पूर्ण संख्या वो प्राकृत संख्या नहीं होती है। आगे हम देखें कि प्रत्येक पूर्णांक एक प्रीमिय संख्या है।
प्रत्येक के पूर्णांक, तो पूर्णांक हम देखें ये संख्या पद्धति वाला है, तो हम सभी पूर्णांकों को हम क्या कर सकते हैं, पी बटा क्यू रूप में लिख सकते हैं। और परिमेय संख्या क्या होती है, पी बटा क्यू रूप होता है, यानी अंश बटा हर होता है, और क्यू में यानी बट्टा में भिन्न में जो हर है वो क्या होता है, जीरो नहीं हो, और पी और क्यू क्या हो, पूर्णांक हो। तो हम सारे हम देखते हैं कि ये सारे पूर्णांक क्या है, परिमेय है। तो इन पूर्णांकों को हम लिखे हैं, देखिए सभी के नीचे बटा में हम एक लिख सकते हैं, तो ये सभी क्या हो गया, पी बटा क्यू रूप में आगे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक क्या है, परिमेय संख्या होती हैं। इसी प्रकार हम कह सकते हैं प्रत्येक जो पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट, जीरो से, तो ये भी क्या होती है। और प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, एक से। पूर्ण संख्या जीरो से, प्राकृत संख्या एक से, ये सारी क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। तो पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या और पूर्णांक तीनों की तीनों है वो परिमेय संख्या है। जब पूर्णांक परिमेय संख्या है तो पूर्णांक किससे बने हुए, पूर्ण संख्या से, प्राकृत संख्या, तो वो अपने आप ही क्या हो गए, परिमेय संख्या हो गई। प्रत्येक परिमेय संख्या, अगर हम इसका उल्टा लें तो ये परिमेय संख्या क्या है, पूर्णांक हो सकती है क्या पूर्ण संख्या हो सकती है, क्या प्राकृत संख्या होती है क्या। तो प्रत्येक परिमेय संख्या के संदर्भ में हम कहें तो वो न तो पूर्णांक होती है, और न पूर्ण संख्या होती है, और न ही प्राकृत संख्या होती है। हाँ, परिमेय संख्या है, पूर्णांक प्राकृत संख्या है और पूर्ण संख्या हो सकती है, परंतु प्रत्येक परिमेय संख्या है पूर्णांक पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या नहीं हो सकती। जैसे हम देखें परिमेय संख्या, हम देखें एक रूप आ गई, पी बटा क्यू रूप, ये 1/2। तो 1/2 हम देखें न तो पूर्णांकों में है कहीं, न परिमेय संख्या पूर्ण संख्या में है, और न ही प्राकृत संख्या में है। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रत्येक परिमेय संख्या है वो न तो पूर्णांक हो सकती है, न पूर्ण हो सकती है, और न ही प्राकृत संख्या हो सकती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, इसका हम आंसर पढ़ चुके हैं। तो ये कथन क्या है, गलत है, स्पष्टीकरण ये आप यहाँ पर हो गया। अब देखें कि दो परिमेय संख्याओं के मध्य अगर अन्य परिमेय संख्या ज्ञात करना हो तो हम क्या करें। दो परिमेय संख्या ले लें, जैसे माना कि 4 और 5 दो परिमेय संख्या है, तो इनके बीच में अगर हमें अन्य एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी हो तो हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे। दोनों को जोड़ो और उसमें 2 का भाग दो, जितनी संख्या है उतना उसी का भाग दे दिया। तो ये 2 के लिए ही है, दो परिमेय संख्याओं के बीच में है। ऐसा नहीं है कि हम कहें 3 परिमेय संख्याओं के बीच में है तो तीनों को जोड़ो, 3 का भाग दे दो, वो तो बीच समांतर माध्य हो जाएगा, औसत हो जाएगा। अगर हमें दो परिमेय संख्याओं के बीच में अगर कोई अन्य परिमेय संख्या निकालना है तो उसी के का होगा कि उनके बीच वाली संख्या, और बीच वाले कैसे निकाले, दोनों को जोड़ो और आधा कर दो, तो वो बीच वाला हो गया। तो हम देखें दोनों के बीच में क्या हो गया, 9/2। तो 4 और 5 के मध्य क्या होगी, 9/2। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 9/2 है वो क्या हो गया, 4 और 5 के बीच में एक परिमेय संख्या है। इसके अलावा हम देखें कि 4 और 5 के बीच में ये जो दो परिमेय संख्या उनके बीच में अगर अन्य और भी निकालने चाहिए तो हम क्या करेंगे, पहले अब 4, ये 9/5 क्या हो गया, अब 4 और 5 के बीच में हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, 4 और 9/2 के बीच में कोई एक परिमेय संख्या निकालेंगे, फिर 9/2 और 5 के बीच में क्या निकालेंगे, ऐसे ही जोड़कर हम क्या करेंगे, परिमेय संख्या निकालेंगे। ऐसे अनेक और परिमेय संख्या आ जाएगी, फिर उनके बीच में और परिमेय संख्या निकालते रहेंगे। तो ये प्रक्रिया निरंतर जारी रह सकती है और परिमित रूप से हम अनेक परिमेय संख्याएं प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दो जो प्राकृत संख्या होती है, दो परिमेय संख्या होती है, उनके बीच में अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। तो ये एक स्टेटमेंट या कथन है वो निकल कर आता है, ये हम कह सकते हैं जे प्रमेय या एक शाश्वत सत्य हो गया कि दो परिमेय संख्याओं के मध्य अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या होगी। ये तो हो गया दो परिमेय संख्याओं के बीच में एक परिमेय संख्या ज्ञात करना, तो दोनों को जोड़ो और आधा कर दो तो एक आ जाएगी परिमेय संख्या। परंतु एक से अधिक संख्याएं प्राप्त करनी हो तो उस स्थिति हम क्या करें, तो दो परिमेय संख्याओं के मध्य n परिमेय संख्या अगर हमें ज्ञात करना हो तो क्या करना होगा, तो दोनों परिमेय संख्याओं को p/q रूप में लिखना है। अगर p/q रूप में नहीं है तो उसको p/q रूप में लिखा जाए। फिर अंश और हर को है जो n आया, जितना n पूछा उसमें एक अधिक n का एक अधिक से गुणा करके हम क्या करेंगे, उनके बीच की परिमेय संख्या आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये रूप क्या है, ये तुल्य रूप है। हमने पढ़ा था परिमेय संख्या को तुल्य रूप में बदलना, तो उन परिमेय संख्याओं को है थोड़ा बड़ी संख्या के रूप में हम प्रदर्शित करके उनके बीच में क्या है संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। कोई उदाहरण लें हम आगे, जैसे उदाहरण संख्या 2 दिया हुआ है कि 1 और 2 के मध्य है
5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। n का मान क्या हो गया, n का मान हो गया 5, तो हमें ज्ञात करना था कैसे। तो यहाँ हम देखें n का मान हो गया 5, तो n प्लस 1 कितना हो गया, n प्लस 1 हो गया 5 प्लस 1 6। 1 और 2 का हम देखें p बटा क्यू रूप देखें तो क्या होगा, 1/1 और 2/1, इनकी बटा में हम 1 लिख सकते हैं। तो ये इसका भिन्न रूप हो गया, p बटा क्यू रूप हो गया। अब इस p बटा क्यू रूप को क्या करेंगे, n प्लस 1 यानी 6 से अंश और हर को हम गुणा कर देंगे, यानी अंश को भी 6 से गुणा कर दिया, हर को भी 6 से गुणा कर दिया। दूसरी जो परिमेय संख्या उसको भी अंश और हर में 6 से गुणा कर दिया। हम देखें इनका जो तुल्य रूप प्राप्त हो गया 6/6। हालांकि हम देखें 6/6 क्या होता है, एक ही होता है, और ये तुल्य रूप में उसको हम क्या कहें, बड़ी परिमेय संख्या के रूप में दिखा दिया। और ये 12/6, 12 में 6 का भाग दे तो 2 ही आता है, तो तुल्य रूप हो गया। अब यहाँ देखिए यहाँ हम देखें हर क्या है, दोनों में समान है, हर समान है। तो अंशों के बीच की जो हम संख्या देख ले, 6 और 12 के बीच की संख्या हम देखें तो कितनी होगी, 7, 8, 9, 10 और 11, और इन सभी के बट्टा में क्या लग जाएगा, 6 लग जाएगा। तो ये परिमेय संख्याएं ये प्राप्त हो गई। तो इस प्रकार हम ज्ञात कर सकते हैं। तो जितना पूछा जाता है, यहाँ 5 पूछा है तो 5 प्लस 1 का भाग देना है, अंश और हर से गुणा करना है। 6 पूछे तो 7 से अंश और हर में गुणा करना है, और 4 पूछे तो 5 से गुणा करना है। तो n प्लस 1 ज्ञात करना है। अब हम देखें प्रश्नावली 1.1 का हम अध्ययन करें तो उसमें हम देखें क्या प्रश्न दे रहे हैं कि पूछा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या शून्य को p बटा क्यू रूप में लिखा जा सकता है जहाँ p और q पूर्णांक हो और q नॉट इक्वल टू 0। तो आंसर हम देखें तो शून्य क्या है, एक पूर्णांक है, क्योंकि शून्य हम जानते हैं पूर्णांकों में आता है, और सभी पूर्णांक क्या होते हैं, परिमेय होते हैं, हमने ये पढ़ा था। आते हम कह सकते हैं शून्य एक क्या है, परिमेय संख्या है। शून्य को p बटा के रूप में कैसे बदल सकते हैं, 0 है तो 0 के बटा में हम क्या लिख सकते हैं, किसी भी संख्या के बटा में हम 1 लिख सकते हैं, ये हमारे पास में अधिकार है। तो और 1 लिखते ही क्या हो गया, 0/1। तो 0/1 रूप क्या है, p बटा क्यू रूप है, और q है वो 0 नहीं है, यहाँ पर जो बटा में है वो 0 नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये 0 क्या है कि परिमेय संख्या है। अगला हम प्रश्न देखें। प्रश्न आया 3 और 4 के बीच में है 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। दूसरा 2 नंबर प्रश्न है प्रश्नावली 1.1 का। तो 6 परिमेय संख्या, तो n का मान क्या आ गया, यहाँ पर 6 आ गया। तो हम देखें इसको आंसर सॉल्व करें तो क्या n का मान 6 आ गया, तो n प्लस 1 क्या हो गया, 7, 6 प्लस 1। अब n प्लस 1 यानी 7 को हम क्या करेंगे, p बटा भिन्न के जो ये 3/4 का जो भिन्न रूप है p बटा क्यू रूप है को अंश और हर में इससे गुणा कर देंगे। तो इसका भिन्न रूप क्या हो गया, 3 का भिन्न रूप हो गया p बटा क्यू रूप हो गया 3/1, और 4 का भिन्न रूप क्या हो गया, p बटा क्यू रूप क्या हो गया 4/1, और इनको 7 ऊपर से गुणा कर दिया, 7 नीचे से, 7 ऊपर और 7 नीचे, अंश और हर में 7 से गुणा कर दिया, 7 × 21/7 हो गया ये। दूसरा इधर देखें 7 × 28/7 हो गया। अब दोनों में क्या है, भिन्न हर समान है। तो अंशों में हम देखें तो 21 है और 28 के बीच में हम देखें कौन कौन सी संख्या थी, 22, 23, 24, 25, 26, 27 गिन लें कितनी होगी, 3 और 3 6 हो गई, और सभी के बट्टा में क्या होंगे, 7 होंगे। अगला हम प्रश्न देखें। प्रश्न बन रहा अगला 3/5 और 4/5 के मध्य 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ n क्या हो गया, n हो गया 5। आंसर हम देखें तो n 5 है तो n प्लस 1 कितना हो गया, 6। अब इस 6 को इस भिन्न रूप में, जैसे p बटा क्यू रूप में ही है ऑटोमेटिक ही, तो इसको 6 को हम क्या करेंगे, अंश और हर से गुणा कर देंगे। तो देखो 6 को अंश में गुणा कर दिया, 6 को हर से भी गुणा कर दिया, तो कितना हो गया 6 18/30, और नीचे भी क्या हो 6 चौक 24/30 हो गया। तो हम देखें दोनों में हर समान है, 30 है। और अब 18 से 24 के बीच में हम देखें अंशों में जो बीच की संख्या वो ले लें, 18 बाद 19, 20, 21, 22, 23, ये पूरी 5 संख्या होगी, सभी के नीचे बट्टा में 30 लगा देंगे, तो ये इनके बीच की परिमेय संख्या होगी। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर हम ये देखें स्थिति आ जाए, हालांकि प्रश्न ऐसा नहीं है, अगर भिन्नों में हर समान नहीं है तब क्या होगा। हम देखें अगला प्रश्न, यदि दोनों परिमेय संख्याओं में, एक प्रश्न तो नहीं है मैंने बनाया है, दोनों परिमेय संख्याओं का हर समान नहीं है तो हमें क्या करना होगा। जैसे 1/2, 1/3 के मध्य 4 परिमेय संख्या ज्ञात करनी हो, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे। पहले हम देखें दोनों का हर हमें क्या करना पड़ेगा, समान करना पड़ेगा।
यहाँ हर 2 है, यहाँ हर 3 है, तो हर समान नहीं है। अतः हर क्या है, 2 और 3 का क्या करेंगे हम, एलसीएम लघुत्तम समापवर्ती लेंगे। तो उनका लघुत्तम समापवर्ती क्या होता है, 6। अब 6 से इनका क्या करेंगे, 6 में इस 2 का भाग दिया, 6 बटा में लिखा, और 2 का भाग दिया कितना या 3, 3 को 1 से गुणा किया 3, तो ये इसका तुल्य रूप हो गया। 1/2 का तुल्य रूप क्या हो गया, ये 3/6। उसी प्रकार 1/3 का तुल्य रूप क्या हो गया, 2/6। कैसे आया, 3 का इस 6 में 6 यहाँ हर में लिखा, 3 का भाग दिया 6 में 2 बार, 2 को 1 से गुणा किया, 2 एकम 2, 2/6। तो ये इसका तुल्य रूप हमें प्राप्त हो गया। अब इनमें दोनों में क्या है, हर समान हो गया। अब है हमें इनके मध्य 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं, वो आसानी इस तरीके से है। हालांकि हम कहें कि इनके बीच में इन दोनों को जोड़कर फिर आधा कर दो, ऐसे करके हम तो कितनी भी संख्याएं निकाल सकते हैं। तो अब हम देखें कि n+1, n था 4, तो 4 + 1 5 हो गया, उसको अंश और हर से गुणा कर देंगे, तो ये हो गया। ऊपर हम देखें 3/6 को 5/5 से गुणा कर दिया, 2/6 को 5/5 से गुणा किया, तो 5 × 3 15/30, उधर क्या हो गया 10/30। तो दोनों के बीच में परिमेय संख्या देखें तो दोनों में हर है 30 है। अब देखें अंश 15 और 10 के बीच की संख्या है 14, 13, 12, 11, ये परिमेय संख्याएं हो गई। तो इस प्रकार हम ये परिमेय संख्या, 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अन्य परिमेय संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं। अब अगला चौथा प्रश्न है कि सत्य असत्य बताइए। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो इसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4 जो भी है वो सारी क्या होती है, पूर्ण संख्या में विद्यमान होती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। तो ये कथन सत्य है, क्योंकि प्रत्येक प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है और अनंत तक होती है, और ये 1 से अनंत तक की जो सारी प्राकृत संख्या है वो पूर्ण संख्या में विद्यमान है। परंतु इसका उल्टा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है, वो गलत है, क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 होता है, वो प्राकृत संख्या में नहीं होता है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्णांक तो वाइड नंबर है, उसमें माइनस की संख्या भी होती है, तो माइनस संख्या पूर्ण संख्या क्या हो सकती है, क्या नहीं हो सकती। इसलिए ये कथन क्या है, गलत है। क्यों ये कथन गलत है, क्योंकि पूर्णांकों में विद्यमान ऋणात्मक संख्या है वो कभी भी पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। इसका ये आंसर का ये हम कारण भी बता सकते हैं क्यों नहीं है। और तीसरा हम पर देखें, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है क्या। तो इसका हम पहले पढ़ चुके हैं उदाहरणों में। तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, इसलिए ये गलत है। क्योंकि हम देखें भिन्न रूप की जो भी कोई भी परिमेय संख्या है, जैसे मान लो आगे 1/2, तो ये क्या पूर्ण संख्या में है क्या 1/2, नहीं है। तो ये प्रत्येक परिमेय संख्या वो पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। तो इस प्रकार हमारी ये जो है प्रश्नावली 1.1 है, इसे संख्या पद्धति का है वो कंप्लीट हो गया। आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद।